बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग डायनेमिक्स का ये फ़र्स्ट लेक्चर है और एज़ यूजुअल जैसे आपको याद होगा लास्ट सेमेस्टर में हमने इंजीनियरिंग स्टैटिक्स का जो है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो पहले बनाया था, उसमें पूरे कोर्स को समझाया था, उसका स्कोप वगैरह जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर इंजीनियरिंग डायनेमिक्स जो है इसका कोर्स पूरा क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे और इसका स्कोप क्या है, यानी इसकी एप्लीकेशन जो है आपकी इंजीनियरिंग के कोर में इसकी क्या अहमियत है, हैसियत है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है। स्टार्ट इसी पॉइंट से हम लेते हैं। आपको याद होगा मैंने जब लास्ट लेक्चर यानी लास्ट सेमेस्टर में स्टैटिक्स का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था तो उसमें एक पूरा एक समझ लें कि एक मैप जो है वो एक समझाया था कि किस तरीके से चीज़ें रिलेटेड हैं। फ़िज़िक्स ज़ाहिर बात है इंजीनियरिंग की बैक पर है, यानी उसकी बैकबोन है और उसमें मैकेनिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की सबसे बुनियादी चीज़ है। यानी ज़ाहिर बात है मूविंग चीज़ें जो हैं, मोशन जो है वो तमाम आस्पेक्ट जो है वो उसको कवर करती है हर शक्ल में, चाहे वो बिल्कुल आप एक एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर ले लें, चीज़ें मूव कर रही होती हैं, मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, और अगर आप बिल्कुल लार्ज स्केल पर लें तो जितने आपको प्लैनेट्स और स्टार्स और गैलेक्सीज इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं, इनकी भी जो है मूवमेंट है, मोशन है, वो इफ़ेक्ट करती है, उसे काउंट किया जाता है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, उसी से हमारे साल और मौसम तब्दील होते हैं। चाँद की मूवमेंट ज़मीन के गिर्द होती है, वो अपना इफ़ेक्ट डालती है। ज़मीन पर टाइड्स आते हैं, समंदर की सतह बुलंद होती है, नीचे हो जाती है। एक्लिप्स होते हैं, सूरज और ज़मीन के बीच में चांद आता है तो सूरज ग्रहण होता है, सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है कुछ टाइम के लिए, उसके अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन की इन्फ्लुएंस होती है उससे। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हमें ये आइडिया देती हैं कि मैकेनिक्स या स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़ जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंस रखती है। तो हायरार्की वही है जैसे आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। मैकेनिक्स बुनियादी चीज़ है, द प्रिंसिपल्स वो तमाम प्रिंसिपल जिनके तहत चीज़ें मूव करती हैं या फिर वो स्टेशनरी रहती हैं, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें ज़ाहिर बात है फिर इसकी दो ब्रांचेस बनती हैं, स्टडी ऑफ स्टैटिक्स और स्टडी ऑफ डायनेमिक्स। यानी स्टेशनरी चीज़ों की स्टडी जो आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं वो स्टैटिक्स कहलाती है, जिसमें इक्विलिब्रियम और इस टाइप की चीज़ों को देखा जाता है। और इसके बरक्स डायनेमिक्स में हम स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़ करते हैं, यानी मूविंग चीज़ों की स्टडी करते हैं, जिसमें डेफिनेटली हमारे पास न्यूटन लॉज और इक्वेशन ऑफ मोशन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आती हैं। डायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़, जिसमें कि हम वो फैक्टर्स भी शामिल करते हैं जो मोशन पे असरअंदाज होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो सबसे बुनियादी फैक्टर फोर्स है। किसी भी बॉडी की मूवमेंट पर फोर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है। चलती हुई चीज़ को आप रोक सकते हैं, रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं, चलती हुई चीज़ की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इक्वल फोर्स दो बॉडीज़ पर लगाएं, एक का मास कम है, एक का मास ज़्यादा है, तो ज़्यादा मास वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एक्सेलरेट करेगी। यानी अगर रुकी हुई है तो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगी, अगर मूव कर रही है तो आसानी से या जल्दी रुक जाएगी अगर उसका मास कम है। तो बेसिकली मास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मोशन पे असरअंदाज होता है। फिर इसी तरीके से एनर्जी है, मोमेंटम है। ज़ाहिर बात है मैं फिर आगे जब पढ़ाऊँगा ये चैप्टर्स तो इसमें और डिटेल से आप इन चीज़ों को देखेंगे। सिमिलरली हमारे पास जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमैटिक्स जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड स्टडी है ये भी स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़, लेकिन एक रिड्यूस्ड स्टडी है। डायनेमिक्स में हम वो फैक्टर्स भी शामिल करते हैं जो मोशन पे असरअंदाज हो रहे हैं और मोशन को भी देख रहे होते हैं। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ वो फैक्टर्स देखते हैं, काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन को देखते हैं, मूव किस तरह कर रही है कोई चीज़। मिसाल के तौर पर एक चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो कोई रीज़न होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अगर एक चीज़ सर्किल में मूव कर रही है तो इसका रीज़न डिफरेंट है। मसलन सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स है जो टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है तभी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है। अगर ये फोर्स ना लगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। जैसे अगर एक बॉल को या पत्थर को डोरी से बांध के आप घुमाएं तो वो सर्किल मूव करेगी, लेकिन डोरी अगर अचानक टूट जाए तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी सीधी। यानी वो जो टेंशन की फ़ोर्स है जो कि हाथ की तरफ लग रही है और वो सेंटर एक तरह से हाथ जो है वो सेंटर पर है, तो ये टेंशन की फ़ोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्किल में मूव कर रहा होता है। सिमिलरली सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो ये किस वजह से पॉसिबल है? ग्रेविटी की वजह से। ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचे हुए और एक ख़ास स्पीड से वो घूम रहे हैं। अगर वो स्पीड कम हो जाए तो सैटेलाइट जो है वो ज़मीन की ग्रेविटी के असर में आकर
गिर जाएगा ज़मीन पे। ऐसा हो चुका है, ठीक है। 1979 में अमेरिका का एक सैटेलाइट था स्काईलैब जो है उसका कंट्रोल से वो कुछ आउट हो गया था, उसकी स्पीड समहाउ कम हुई। उसका एक अलग रीज़न है कि वो क्यों हुआ था। बहरहाल अल्टीमेटली वो ज़मीन के गिर्द 10-15 दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑर्बिट छोटा होता गया स्पाइरल की तरह, और वो ज़मीन पे आके एक जगह गिरा था। इसी तरह स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में से बाहर निकल जाएंगे, और ऐसा ही किया जाता है। सैटेलाइट के अंदर एक बूस्टर लगा हुआ होता है, यानी एक उसके अंदर छोटा सा इंजन होता है जिसको एक दफ़ा चलाया जाता है। जब सैटेलाइट अपनी सारी लाइफ पूरी कर लेता है तो ज़ाहिर बात है वो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसके अंदर जो कैमरे और दूसरी चीज़ें लगी हैं वो बेकार हो चुकी होती हैं, तो उसको फिर अपने ऑर्बिट से उस जगह से निकाल दिया जाए ताकि उसकी जगह नया सैटेलाइट भेजा जा सके। वरना अगर आहिस्ता आहिस्ता ये सैटेलाइट जिनकी लाइफ 15-20 साल होती है मैक्सिमम, वो वहीं रहेंगे तो वो ज़ाहिर बात है एक तरह का उसमें एक रश जो है वो पैदा करना शुरू कर देंगे, और वो जगह जो है वो कंजस्टेड होगी। सैटेलाइट्स के लिए ज़ाहिर बात है जो स्पेस है उसका खाली रहना ज़रूरी है। आपके सामने इस वक्त एक छोटी सी वीडियो जो है ये डिस्प्ले हो रही होगी। इसमें आप ये बिल्कुल मॉलिक्यूल्स की या दानों की तरह जो हैं वो देख रहे हैं, ये सैटेलाइट हैं। आप इमेजिन करें इस वक्त इतने सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ उसमें जो है वो पर्पस के सैटेलाइट्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। तो बहरहाल काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़ विदाउट कंसिडरिंग द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोशन। उन तमाम फैक्टर्स को अगर हम हटा दें जो मोशन पर असरअंदाज होते हैं, तो वो जो स्टडी होती है उसको हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। 3 बेसिक इक्वेशन है जो काइनेमेटिकल इक्वेशन कहलाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इनसे वाकिफ़ हैं, ये आपने मैट्रिक में फ़र्स्ट टाइम पढ़ी थी, फिर आपने इंटर में भी पढ़ी, फिर आपने यहाँ इंजीनियरिंग फिज़िक्स में भी पढ़ी होंगी। स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे इस कोर्स में। थोड़ा सा इंजीनियरिंग फिज़िक्स में भी हो सकता है आपने ये पढ़ा हो। ये तीनों इक्वेशन बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं, यानी एक्सेलरेशन तो मौजूद है मगर एक्सेलरेशन ख़ुद कांस्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा, एक्सेलरेशन है मगर एक्सेलरेशन ख़ुद कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है या एक कांस्टेंट रेट से कम हो रही है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर असरअंदाज होती हैं ये इक्वेशन। अगर हम ऐसी मिसाल लें कोई, और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पे स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग से अगर एक मास कनेक्ट है तो जब उस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, ये सब ने पढ़ा है। तो वहाँ जो फोर्स होती है जो कि ये रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है, F=kx। फोर्स जो है वो x पे डिपेंडेंट है, यानी पोजीशन पे डिपेंडेंट है कि स्प्रिंग अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ है अपनी मेन पोजीशन से। जब फोर्स इस पे एक्सेलरेशन पोजीशन पे डिपेंड करेगी तो एक्सेलरेशन भी करेगा। सो एक्सेलरेशन इज़ k/m × x। k इज़ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कितना हार्ड है सॉफ्ट है उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। m वो मास है जो कनेक्ट है, तो k और m रेशो एक कांस्टेंट रेशो है। ए प्रोपोर्शनल है किसके, x के, यानी जैसे जैसे मीन पोजीशन से अपनी पोजीशन से मास हटता है x बढ़ता है, वैसे वैसे a बढ़ता है। इसी तरह जब वो मीन पे वापस आता है a कम होता है, x कम होता है तो a भी कम होता जाता है। तो a डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है पोजीशन के ऊपर x पर या डिस्प्लेसमेंट पर आप कह लें, तो कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन। तो इस तरह की अगर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन का बिहेवियर है, इसी तरह एक्सेलरेशन हो सकता है किसी वजह से टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा हो सकता है किसी वजह से वेलोसिटी के साथ इंक्रीज़ हो रहा हो। जैसे फ्लूइड फ्रिक्शन में जो फोर्स लग रही होती है बॉडी पे वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। जब फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी करेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है किसी, जैसे आप बाइक पर ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कार में कर सकते हैं। जब आप कार की या बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको अपने ऊपर रेजिस्टेंस एयर की ज़्यादा फील होती है। लिहाजा जो फ्लूइड फ्रिक्शन है या एयर ड्रैग है, ड्रैग फोर्स है, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जब वो फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा। तो ये 3 इक्वेशन मोशन जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं ये एप्लीकेबल है सिर्फ उस वक्त जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये जो मैंने चंद मिसालें अभी दी हैं यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, देन वी विल सी दैट। ये पहला ही चैप्टर हमारा जो है काइनेमैटिक्स का, उसमें हम इसकी ये चीज़ें डिटेल से आप देखेंगे कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो कॉमनली 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है, या एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर उसको कैसे डील किया जाता है ये हम चैप्टर नंबर 12 बेसिकली
मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि हमने जो लास्ट सेमेस्टर में किताब पढ़ी थी आरसी हेबलर, वही किताब हम अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसका डायनेमिक्स वाला वॉल्यूम स्टडी करेंगे। वो 11 चैप्टर पर एंड हो रहा था, पहला वॉल्यूम था, ये दूसरा वॉल्यूम है, ये 12 से शुरू हो रहा है। तो पहला चैप्टर इसका चैप्टर 12 है, जहाँ से हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे। इसका टाइटल है काइनेमैटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, यानी काइनेमैटिक्स से ही बुनियादी तौर पर बात शुरू होगी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस एक और चीज़ का करना ज़रूरी है। कोर्स कितना होगा? कोर्स में तकरीबन 9 चैप्टर हैं सेलेक्टेड, थोड़ा थोड़ा काम हर चैप्टर से लिया जाएगा। शुरू के यानी 4 चैप्टर, फिर अगले 4 8 चैप्टर, और एक नवा चैप्टर जो है मुझे तरतीब जहन में नहीं है, वो वाइब्रेशन का टॉपिक होगा, मैं उस पर भी आगे थोड़ी सी बात करूँगा। 12 चैप्टर से 15 चैप्टर तक ये पार्टिकल से रिलेटेड 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर पार्टिकल काइनेमैटिक्स है, यानी काइनेमैटिक्स डिस्कस कर रहा है। पार्टिकल का मतलब क्या है अभी बताता हूँ। और अगले 3 चैप्टर डायनेमिक्स से रिलेटेड हैं। हर चैप्टर में किसी एक डायनेमिकल चीज़ को शामिल किया गया, जैसे चैप्टर 13 जो है उसमें फोर्स और मास को शामिल किया गया। इसी तरीके से चैप्टर 14 के अंदर जो है वो मोमेंटम को शामिल किया गया। इसी तरह चैप्टर 15 में एनर्जी को शामिल किया गया है। एनर्जी, मोमेंटम, मास, फोर्स, ये चारों डायनेमिकल चीज़ें हैं। तो हर चैप्टर में एक एक दो दो डायनेमिकल चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो पहला चैप्टर काइनेमैटिक्स का है और अगले 3 चैप्टर जो हैं वो डायनेमिक्स के हैं, पार्टिकल से रिलेटेड। पार्टिकल किसे कहते हैं, मैं आता हूँ इस पॉइंट पे। 16 से लेके 19 चैप्टर तक जो है ये बॉडी यानी मैकेनिक्स या डायनेमिक्स कहलाएगी। इसमें पहला अगेन 16 चैप्टर जो है वो बॉडी काइनेमैटिक्स है, और फिर अगले 3 चैप्टर बॉडी डायनेमिक्स के हैं, जिसमें एक में टॉर्क है, इसी तरीके से एक में एंगुलर मोमेंटम है और एक में एंगुलर एनर्जी है। बिल्कुल जिस तरह लीनियर मोमेंटम इस तरह एंगुलर आ जाएगा, एनर्जी की जगह एंगुलर एनर्जी आए, यानी जब रोटेशन वगैरह शामिल होगी। पार्टिकल और बॉडी में क्या फ़र्क होता है, मैं इसकी वजाहत जब पढ़ाऊँगा, ये चैप्टर शुरू करूँगा तो जब ही कर दूँगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना समझ लें कि जब पार्टिकल इन्वॉल्व होता है तो हम नॉर्मली जो है वो फोर्स की बात कर रहे होते हैं, यानी फोर्स से हमारा मतलब होता है। लेकिन जब बॉडी इन्वॉल्व होती है तो टॉर्क उसकी जगह ले लेता है, यानी फोर्स के साथ साथ उसकी जो मोमेंट आर्म जो है उसकी भी अहमियत आ जाती है, क्योंकि जब एक बॉडी होती है तो वो एक्सटेंडेड चीज़ होती है। पार्टिकल का मतलब एक पॉइंट, सही है। तो पॉइंट डायनेमिक्स जो है यानी पॉइंट से रिलेटेड 4 चैप्टर हैं शुरू के, और इसी तरीके जब बॉडी को हम पूरी कंसीडर करेंगे जिसमें कि टॉर्क भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो फिर उसके अगले 4 चैप्टर होंगे। वाइब्रेशन जो है वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसमें दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो समझ लें कि एक कोर्स का मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि हमें ये चीज़ें इसमें पढ़नी हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट की तरफ कि डायनेमिक्स जो है इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। यानी अगर इस कोर्स आपके करिकुलम का हिस्सा है, मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें मैकेनिक्स की और स्पेसिफिकली डायनेमिक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो इसकी कॉमन एग्जांपल ज़ाहिर बात है सारी मूविंग चीज़ें। अपने इर्द गिर्द अगर आप चीज़ें ढूंढना शुरू करें तो आपको, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, लेकिन अगर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से यानी मैन मेड चीज़ें जो हैं वो चीज़ों की बात की जाए तो ज़ाहिर बात है सबसे कॉमन एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंजन की है। उसके अंदर कितने ही मूविंग पार्ट्स होते हैं। यकीनन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ऑटोमोबाइल इंजन सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स या डायनेमिक्स पर मुश्तमिल है। उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स भी आती है, इसलिए कि ज़्यादा उसमें फ्यूल आ रहा है, वो जल रहा है, फिर इसी तरीके से हीट प्रोड्यूस हो रही है। फिर इस तरह उसमें केमिकल जो है वो एनालिसिस भी शामिल होता है। उसमें हम लुब्रिकेंट्स और केमिकल्स डालते हैं, वो उसको ख़राब होने से बचाते हैं। उसमें मेटलर्जी भी आ जाती है, इंजन के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं वो किस किस्म के मटीरियल के बनाए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये सब के सब मिल के अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, दे प्रोड्यूस मोशन। हीट को अल्टीमेटली इंजन जो है वो काइनेटिक एनर्जी या मोशन में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, जिसका जो बुनियादी पर्पस है इंजन का, सही। तो ऑटोमोबाइल इंजन है, ये एक बहुत सिंपल इंजीनियरिंग सिस्टम की मिसाल है। निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल के तौर पे आप एयरक्राफ्ट इंजन की बात कर सकते हैं, उसमें और कॉम्प्लिकेशन होती है, सेफ्टी मेजर्स कई गुना ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही होते हैं। अगेन डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स हैज़ एन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट। सबमरीन के स्ट्रक्चर अगर आप ले लें तो उसके अंदर इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इंजन की जो स्ट्रक्चर कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है, सेफ्टी मेजर्स उसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। फिर ज़ाहिर बात है पानी के अंदर उसको प्रोपेल भी करना होता है, तो उसके पीछे विंग पर एक प्रोपेलर लगा होता है, वो उसको कैसे मूव करवा रहा होता है। तो अगेन दिस आर एग्जांपल्स ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम वेयर मैकेनिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये तो रियल लाइफ या कॉमन लाइफ की एग्जांपल्स हो गई।
दूसरी इसी के साथ ही अगर रिलेटेड हम एक और एग्जांपल लें रियल लाइफ से रिलेटेड, तो अब एक फील्ड जो आहिस्ता आहिस्ता जो है इमर्ज कर रही है मैकाट्रॉनिक्स। सही है, ऑल्दो के बिल्कुल नई नहीं है, बन चुकी। मैकाट्रॉनिक्स कम्बिनेशन है मैकेनिक्स का, यानी इसमें मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं, मूविंग पार्ट्स भी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी होते हैं, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समहाउ दखल होता है, रोबोटिक्स, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी का पार्ट हैं। ठीक है, ड्रोन्स से लेकर और रोबोट्स जो कि बेसिक पर्पस परफॉर्म कर सकते हों, ये सब के सब यूज़ होते हैं। और आपको थोड़ी सी एक हिंट देता हूँ, इनकी सिग्निफ़िकेंस क्या है। इनकी सिग्निफ़िकेंस ये है कि देखें, अब आज की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, आजकल ये पेंडेमिक जब दुनिया में फैला हुआ है तो घर से बाहर निकलते हुए हमें ख्याल करना पड़ता है। अगर एक्सट्रीम एग्जांपल इसकी लें कि फ़र्ज़ कर लें किसी इलाके में रेडिएशन फैल गई है, जैसे 2011 में फ्यूकुशिमा का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो सुनामी और ज़लज़ले की वजह से ब्लास्ट हो गया था। अब वो जो उसका सेंट्रल कोर था, यानी जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन किया जाता है, ज़मीन में काफ़ी गहराई में होता है, वहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता। यानी अगर हीट नहीं भी है तो रेडिएशन मौजूद है, तो वहाँ इंसान नहीं, रोबोट्स भेजे गए थे। सही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, रोबोट्स इन हेल। फ्यूकुशिमा के रिएक्टर में जब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे उसके रिएक्टर के अंदर जाकर उसको शट डाउन करने का और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें जो काम थे उनको करने के लिए इंसान नहीं भेजे जा सकते थे, तो रोबोट्स भेजे गए, बड़े ख़ास किस्म के वो बनाए हुए थे। जापान में ज़ाहिर बात है रोबोट्स, जापान जो है वो रोबोटिक्स में वैसे भी काफ़ी आगे है दुनिया में, तो उन्होंने वहाँ रोबोट भेजे थे। तो अब ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक इस बात को समझने की कि बहुत से काम जो इंसान जो है जहाँ पॉसिबल नहीं है उसके लिए वहाँ रोबोट्स भेजे जा सकते हैं। पीएफ कीट में ही एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिसने कि फायर फाइटिंग रोबोट्स बनाए कि जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आग बुझाने का काम करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आग जहाँ लगी हुई है, एक्सट्रीम अगर कंडीशन है तो इंसान वहाँ नहीं जा सकता, मगर रोबोट हम भेज सकते हैं। ख़ास तौर पर हम उनके ऊपर इस किस्म का मटेरियल लगा सकते हैं कि जो आग से जो है वो इतनी जल्दी मेल्ट ना हो जाए, यानी उसके अंदर बर्दाश्त हो। तो मैकाट्रॉनिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, एंड अगेन डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन इट। एक बिल्कुल अब दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक तो मैकेनिक्स ये है जो आपको अपने इर्द गिर्द बड़ी बड़ी चीज़ों की शक्ल में बताई, चाहे वो कार हैं, जहाज़ हैं, रोबोट्स हैं। एक वो मैकेनिकल सिस्टम है जो आँख से बराह रास्त शायद नज़र भी ना आते हों, नैनो स्केल और माइक्रो स्केल के MEMS, MEMS, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स कहलाते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जो जायरोस्कोप लगे होते हैं जो कि सेंस करते हैं, मोबाइल को जब आप टेढ़ा करते हैं तो उसकी वीडियो जो है वो अपने आप को चेंज कर लेती है। तो ये जो सेंसर उसके अंदर लगे हुए हैं ये मैकेनिकल सेंसर हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्केल के होते हैं। आज से कई साल पहले जो है वो एक तकरीबन 1960s में रिचर्ड फेमन जो है वो अमेरिकन एक फिज़िसिस्ट था, नोबेल लॉरिएट, उसने एक आइडिया दिया। उसका बड़ा मशहूर एक लेक्चर है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। आमतौर पे हम ये कहते हैं प्लेंटी ऑफ रूम एट द टॉप, कि छत के ऊपर भी एक और मज़ीद मंजिल बनाने की गुंजाइश है। उसने उसके बिल्कुल हट कर एक बात की, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। बॉटम का मतलब बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर। 60s में 1960s में उसने एक लेक्चर दिया था, उसका टाइटल यही था, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तो उसने उस वक्त ये फोर्सी किया था कि नैनो स्केल के या एटॉमिक यानी लेवल के जो है वो हम आने वाले वक्त में मशीन्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। उसने उस वक्त एक चैलेंज भी दिया था कि कोई मेरे ख्याल माइक्रोन साइज़ की मोटर मुझे बना कर दे तो मैं उसको $1000 जो है वो इनाम दूंगा। सोचें कि ये $1000, और वो भी आज से 40-50 साल पहले उसने एक प्राइज़ मनी रखी थी, किसी ने बनाई भी थी वो मोटर, वो बना के उसने दी फर्स्ट टाइम। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके चीज़ें बनती चली गई। आप डायग्राम में जिस तरह ये कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, ये बेसिकली चिप, जिस तरह माइक्रो चिप बनती है, इसी तरीके से अब सिलिकॉन के जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए जाते हैं। हल्का सा एक कैंटिलीवर है, यानी वो एक साइड से फिक्स है, एक तरफ जो है वो मूव कर सकता है, सो इट कैन वाइब्रेट कर सकता है, और ये वाइब्रेट करता है टेराहर्ट्ज़ वगैरह की फ्रीक्वेंसी में। इस किस्म के ऑसिलेटर्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग सेंसर होते हैं, प्रेशर सेंसर, इसी तरीके से चार्ज को सेंस करने वाले, इसी तरीके से टेम्परेचर सेंस करने वाले। तो ये जो सेंसर्स वगैरह हैं ये बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट बनाए जाते हैं जिस पे ये माइक्रो चिप बनाई जाती है कंप्यूटर की। तो ये नैनो मैकेनिक्स या NEMS, नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स कहलाते हैं, या MEMS, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम कहलाते हैं, जो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो एप्लीकेशन जो है इनकी आती जा रही है। मोबाइल की मैंने आपको मिसाल दी थी, इसी तरह छोटे छोटे जहाँ बारीक सेंसर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर ये इनका यूज़ बढ़ रहा है। इसी तरीके से
बड़ी आसान सी एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आने वाली है। हार्ट का प्रॉब्लम जो है वो आजकल बड़ा कॉमन है, आप नोट करते हैं अक्सर बड़ी एज के साथ जो लोग होते हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बेसिकली कई उसमें वजूहात होती हैं। आमतौर पे हार्ट जो आर्टरीज़ होती हैं, शरियानें होती हैं इंसान के जिस्म में, बहुत यानी एज के साथ जो है वो थोड़ी सी स्टिफ़ हो जाती हैं, उनमें लचक कम हो जाती है, उससे भी हार्ट पे प्रेशर आता है। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन जो हमारे यहाँ मसला है और वो है कोलेस्ट्रॉल का या प्लाक का। आर्टरीज़ जो होती हैं वो ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स की दीवारों में बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फ़ैट और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो जाके जम जाती हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि आर्टरी का जो ल्यूमन कहलाता है, यानी जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका होल है जिसमें से ब्लड पास होता है, वो तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, और उसका नतीजा क्या निकलता है, हार्ट अटैक की शक्ल में आ सकता है कि आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी इस किस्म का तरीका यूज़ करते हैं। सम टाइम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर सिचुएशन हो तो करते ये हैं कि उसमें स्टंट डाल देते हैं। स्टंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली मेटल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर सा होता है, वो वहाँ ले जाके उसको खोल देते हैं। तो वो जिस जगह पे ब्लॉकेज होता है वहाँ रख के उसको जब खोलते हैं तो आर्टरी खुल जाती है। एक तो ये होता है कि कोई चीज़ डाल के उसको बबल को एक्सपेंड किया, आर्टरी खुल गई और उसके बाद वो निकाल लिया। सम टाइम वो ऐसा होता है कि वो खुल नहीं सकता, तो वहाँ पर वो डाल के और उसको परमानेंट जो है वो उस जगह पर रखना पड़ता है, तो वो आर्टरी को खुला रखता है। ये उसकी एक लाइफ होती है 14-15 साल, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो डीके हो जाता है, और फिर उससे ज़्यादा फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता पेशेंट। तो इसका एक नया हल निकाला जा रहा है, और वो ये कि नैनो साइज़ के जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, रोबोट्स, नैनो स्केल के रोबोट जो है वो इंजेक्ट कर दिए हैं जिस्म में, और वो आर्टरी में ट्रैवल करते हुए वहाँ जाएँ जहाँ वो प्लाक मौजूद है, और वो जाकर प्लाक को सारा जो है उसको खा जाएँ और उसको ख़त्म कर दें, और उसके बाद समहाउ वो बॉडी से किसी तरीके से जो है वो आउट हो जाएँ वो रोबोट्स छोटे छोटे। तो नैनो स्केल की मोटर्स, मशीन्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बनाने की नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है पिछले 10-15 सालों में, और ये फ्यूचर में भी और मज़ीद डेवलप होती चली जाएगी, और इसकी एप्लीकेशन वेरियस डिफरेंट डायरेक्शन में हमें मिलेंगी। ठीक है, सो मैकेनिक्स हैज़ इट्स एप्लीकेशन जस्ट फ्रॉम द एटॉमिक लेवल अप टू द एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर कहाँ कहाँ है मैंने आपको उसकी चंद एग्जांपल्स दी। ठीक है, वी विल होप दैट कि हम इस कोर्स में काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे। मैं इसमें कुछ 1-2 स्पेशल लेक्चर भी ग्राफ के हवाले से रखूँगा। ग्राफ्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वगैरह। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं इसके फ़ौरन बाद ही एक दूसरा फर्स्ट लेक्चर है जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर 12 आपका है, उससे शुरू करूँगा। बुक और कोर्स आउटलाइन मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, सो वी एंड द लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम।